हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी सिलेक्शन क्लासेस। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नए लेक्चर में, जो कि है मार्च 23 का जो करंट अफेयर्स होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मार्च से रिलेटेड। तो वो है ये इसका पार्ट 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक जरूरी बात है आप लोग से करनी है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला था। और जो है कि हार न माने कभी, और कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली पढ़ते रहें। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सबको, जिनके अभी अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी को। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जो आपने क्वेश्चन नए पहली बार पढ़े हैं, नए हैं आपके लिए, वो सब आप नोट डाउन करते रहें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमने 25 तक कंप्लीट कर लिया था। Question number 26. The VC-25B or new Air Force One is modified Boeing 747-81, sorry, 8I that will replace the current jet of which country's president? तो जो VC-25B है और जो नया एयरफोर्स है, वो मॉडिफाई होके बोइंग 747-8I बन गया है। तो वो किस करेंट जो अभी फिलहाल में जेट चल रहा है कंट्री में, तो वो किसको रिप्लेस करेगा? तो ये किस कंट्री की बात है? तो ये यूएसए की बात है कि जहाँ पे एक जो है करेंट जेट रिप्लेस होगा बोइंग 747-8 आई से। तो द VC-25B or new Air Force One is modified Boeing 747-8I that will replace the US presidential jet in a few years. तो कुछ साल में जो है ये यूएस के प्रेसिडेंशियल, जो वहाँ यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उनका जो प्राइवेट जेट है वो चेंज हो जाएगा बोइंग में। और द VC-25B is the military version of the Boeing 747 airliner and is designed for the purpose of रेसिडेंशियल ट्रांसपोर्ट। तो ये जो है एक मिलिट्री के टाइप में जो है डिजाइन किया गया है, पर ये सिर्फ प्रेसिडेंट के ट्रांसपोर्ट के लिए बना हुआ है। इट विल रिप्लेस द करेंट एजिंग फ्लीट दैट विल बी ऑपरेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स। तो ये जो है करेंट अभी जो एजिंग फ्लीट चल रहा है, जो यूनाइटेड स्टेट के एयर फोर्स यूएसएएफ जो चला रही है, उसे रिप्लेस करेगी इन कंजक्शन विथ मेराइन वन हेलीकॉप्टर्स। और मेराइन वन हेलीकॉप्टर्स भी आएगा साथ में, मतलब जो मेराइन पानी में चलने वाली जहाज है वो भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27. India recently held a business forum cooperation for development and growth with which country? तो इंडिया हाल ही में एक बिजनेस फोरम हेल्ड करने वाली है, जिसका नाम है कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो वो किस कंट्री के साथ हेल्ड करेगी? तो वो करेगी रशिया के साथ। इंडिया रशिया बिजनेस फोरम कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ विल टेक प्लेस इन न्यू दिल्ली as part of the St. Petersburg International Economic Forum's foreign events segment। तो जो ये जो फोरम है, बिजनेस फोरम है इंडिया और रशिया का, ये न्यू दिल्ली में होगा। और सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के को भी पार्ट में लिया जाएगा। और द एम इज टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इनका एम है कि ये जो इकोनॉमिक में डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें और भी ज्यादा डेवलपमेंट हो, जितने अभी हो चुके हैं, जैसे कि आईटी में ज्यादा हो, कंस्ट्रक्शन और अच्छे से और जगह भी हो, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को बढ़ावा मिले। The forum seeks to create high-tech alliances in various field। तो इस फोरम में जो है देखा जा रहा है कि बहुत अच्छे से, मतलब हाई टेक चीजें को डेवलप किया जाए, और जो अपना डिजिटल एरा है उसको और बढ़ावा मिले। जैसे साइबर सिक्योरिटी में थोड़ी इंप्रूवमेंट आए, मैन्युफैक्चरिंग में, स्मार्ट सिटीज डेवलप हो, ट्रांसपोर्ट में हेल्प हो, और भी ज्यादा उसमें जो है इजी हो जाए ट्रांसपोर्टेशन, जो कि भी प्रॉब्लम अभी तक आ रही है पॉल्यूशन की, जो भी सारी चीजें हैं वो सब इसमें इंक्लूड किया गया है, हेल्थ केयर को भी लेके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टेबल्ड द राइट टू हेल्थ केयर बिल? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने बिल टेबल पे ले आया, मतलब बिल एक तरह से दिखाया, ड्राफ्ट बनाया है राइट टू हेल्थ केयर? तो राइट मतलब एक अपना दूसरा राइट आ रहा है, जो कि है राइट टू हेल्थ केयर। तो वो किस जो है स्टेट ने दिखाया है? तो वो दिखाया है राजस्थान ने। तो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट हैज टेबल द राइट टू हेल्थ केयर बिल रिसेंटली। तो हाल ही में राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने टेबल किया है एक राइट टू हेल्थ केयर बिल। तो मतलब एक ड्राफ्ट इसका पास किया गया है। द पर्पस ऑफ दिस लेजिस्लेशन इज to provide free and affordable medical services in public and private hospitals, clinics and laboratories।
तो इसका पर्पस यही है कि फ्री में और सस्ते में जो है मेडिकल सर्विसेज पब्लिक या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में मिले, या क्लिनिक या किसी भी लेबोरेटरीज में। The bill also requires the government to strengthen the public healthcare system and establish grievances redressal mechanisms। तो बिल जो है गवर्नमेंट को इसलिए मतलब कि दिखाया गया ताकि ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को और डेवलप करे, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जितने भी परेशानियां आ रही है किसी को दवा या फिर मेडिसिन में, चेकअप में, ये सारी चीजों को एड्रेस करे गवर्नमेंट। The bill provides 20 rights to state residents and including the right to informed consent and to seek medical information। तो इसमें 20 राइट जो है स्टेट रेसिडेंट्स को मिल रहा है, और जिसमें जो है राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब कंसेंट लेना और मेडिकल इंफॉर्मेशन की जानकारी लेना, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड है। Next question. As of 2023, banks from how many countries were permitted by the Reserve Bank of India to trade in rupees? तो 2023 से जो बैंक है वो किन कंट्रीज से परमिट करेगी, आरबीआई से जो है आरबीआई परमिशन लेगी कितने कंट्रीज से टू ट्रेड इन रुपीज, पैसों में ट्रेड करने के लिए। तो वो है 18 कंट्रीज से वो परमिशन लेगी। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has permitted जो है 18 countries to open special वास्त्रो रुपी अकाउंट्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है बैंक्स को 18 कंट्रीज से कि वो ओपन करे एक स्पेशल वस्त्रो वस्त्रो रुपी अकाउंट्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SVRAS, टू सेटल पेमेंट्स इन रुपीज, ताकि जो पेमेंट्स हो वो रुपीज में हो। ओके तो जो भी पेमेंट्स हो वो रुपीज मतलब कंट्री से जो आती है वो फॉरेन करेंसी ही आती है, इस वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो जो बैंक्स में एक स्पेशल वस्त्रो रुपी अकाउंट जब खुलेगा तो वो जितने भी पेमेंट्स आएंगी वो रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगी। 60 such approvals has been given by the RBI। These 60 approvals जो है आरबीआई की तरफ से मिल चुके हैं। Now, these 18 nations include Botswana, Fiji, Germany, Guyana, Israel, Kenya, Malaysia, Mauritius, Myanmar, New Zealand, Oman, Russia, Seychelles, and Singapore, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, and the United Kingdom। तो इन सारी कंट्रीज से उन्होंने जो है आरबीआई ने परमिशन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। As per census 2011, the percentage share of population in which state in the age group of 15 to 59 is 64% in comparison to 60.3% at all India level। तो जो सेंसस है 2011 का, उसमें जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का किस स्टेट में 15 से लेके 59 तक 64% है और 60.3% है एट इंडिया लेवल, तो वो है पंजाब। तो इन 2022 एमिग्रेशन क्लियरेंस वर इशूड टू 3,73,434 इंडियंस, टू विच 10,654 वर फ्रॉम पंजाब एज पर द रिसेंट डेटा प्रोवाइडेड टू लोकसभा। तो जो जितने भी एमिग्रेशन हुए मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना, जैसे कि इंडिया से कोई लोग अगर बाहर गए हैं तो इमिग्रेशन क्लियरेंस पर जो इशू हुआ था जिसमें से 3 लाख इंडियंस थे, उसमें से 10,000 जो थे वो पंजाब की तरफ से थे, जो कि अभी डेटा प्रोवाइड किया गया है हाल ही में लोकसभा को। द परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन इन पंजाब इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 इज 64। तो जो परसेंटेज है वो 64 है, इतने से इतने एज 15 से लेके 59 तक, इन कंपैरिजन टू 60.3% एट ऑल इंडिया लेवल एज पर सेंसस 2011। तो कंपेयर किया गया तो इस एज ग्रुप में जो है 60% लोग बाहर गए हैं पूरे इंडिया के लेवल पे, पर पंजाब में अकेले 64% लोग बाहर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ईयर हैज बीन प्रपोज टू बी मार्क्ड एज द ईयर ऑफ टूरिज्म? कौन से ईयर को मार्क किया गया है ईयर ऑफ टूरिज्म के नाम से? तो वो ईयर है 2023। द SCO टूरिज्म मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड रिसेंटली इन वाराणसी। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है हाल ही में वाराणसी में हेल्ड हुआ है। ड्यूरिंग दिस इवेंट इंडिया मोटेड ऑन एन एक्शन प्लान टू मार्क दिस ईयर 2023 एज द ईयर ऑफ टूरिज्म। तो इस इवेंट के दौरान इंडिया ने सोचा कि इस एक एक्शन प्लान जो कि मार्क करेगा 2023 को एज अ ईयर ऑफ टूरिज्म। तो
Shanghai Cooperation Organization is an intergovernmental organization currently comprising 8 member states: China, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Pakistan, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. तो जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अभी 8 मेंबर स्टेट से मिलके बना हुआ है और वो सारे मेंबर्स हैं ये जो मैंने अभी नाम पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, XBB 1.16 which was seen in the news is related to which disease? तो ये जो हाल ही में न्यूज में देखा गया है ये किस डिसीज से रिलेटेड है? तो ये कोविड-19 से रिलेटेड है। तो XBB 1.16 इज अ न्यू कोविड-19 वेरिएंट। तो ये नया कोविड का 19 वेरिएंट है और इन INSACOG data has recently found a total of 76 samples of this variant in India. तो इंडिया में 76 सैंपल्स मिल चुके हैं इस जो है वेरिएंट से ग्रसित लोग जो है 76 पाए गए हैं इंडिया में इंस्टैगॉग डेटा के अनुसार। The XBB 1.16 variant was first found in January when 2 samples tested positive for the variant, while in February a total 59 samples were found. तो ये वेरिएंट पहले फाउंड हुआ था जनवरी में जब 2 सैंपल्स जो है पॉजिटिव टेस्ट हुए थे और फरवरी में टोटल 59 सैंपल्स मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, LVM-3 is the largest rocket of which country? तो LVM-3 सबसे बड़ा रॉकेट किस कंट्री का है? तो वो है इंडिया का। The launch vehicle Mark 3 previously referred as the geosynchronous satellite launch vehicle Mark 3 तो ये पहले जो है इसका नाम ये था GSLV MK3 पर अभी इसका नाम है LVM-3 is a 3-stage medium lift launch vehicle developed by the India स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो के द्वारा ये 3-स्टेज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल डेवलप किया गया है। द इंडियन स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस्ड दैट इट्स लार्जेस्ट रॉकेट। तो ये इंडियन स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया कि उनका ये सबसे बड़ा रॉकेट है और जो कि लॉन्च होगा 26 मार्च को फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा से ये जो है लॉन्च होगा रॉकेट लॉन्च हो गया होगा मार्च 26 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country conducts the multi-domain air land exercise named exercise वायु प्रहर? कौन सी कंट्री कंडक्ट करेगी मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज वायु प्रहर? तो ये मल्टी डोमेन होगा मतलब कि एयर में भी चलेगा लैंड में भी चलेगा। तो एक्सरसाइज तो ये हो रहा है इंडिया में। एक्सरसाइज वायु प्रहर is a multi-domain air land exercise conducted by the Indian Army and IAF close to the line of actual control. This exercise is part of the efforts taken to institutionalize and the tactical level jointness between the Indian Defence Forces. तो ये जो है एयर लैंड एक्सरसाइज कंडक्ट होगा इंडियन आर्मी की तरफ से एंड आईएएफ क्लोज टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और ये एक्सरसाइज एक पार्ट है उस एफर्ट्स का जो कि लिया जाएगा इंस्टीट्यूशन की तरफ से ताकि जो है ज्वाइंट है इंडियन डिफेंस फोर्सेस और लोगों से उन सब चीजों के लिए इसे जो है एक्सरसाइज किया जाएगा वायु प्रहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state UT passed the Media Persons Protection Bill 2023? कौन सी स्टेट यूटी पास करेगी मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल 2023? तो पास करेगी छत्तीसगढ़। The Chhattisgarh Media Person Protection Bill 2023 was passed by the State Assembly. तो पास हो चुकी है छत्तीसगढ़ मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल। It aims to is to give protection for media persons and prevent violence against them. तो जो मीडिया के लोग थे जिनको मतलब कि सबूत इकट्ठा करने पे या कोई भी प्रूफ मिलने पे उनकी मार दिया जाता था तो उन सब के लिए एक प्रोटेक्शन क्रिएट करने का ये बिल है ताकि उनके खिलाफ कोई वायलेंस क्रिएट ना हो। Okay, the opposition MLAs demanded that the bill to be sent on to the select committee of the assembly for examination, which was rejected by Speaker Chandras Mahant. तो अपोजिशन एमएलए ने डिमांड किया था कि ये बिल जो है सेलेक्ट कमेटी असेंबली में ले जाया जाए और ताकि इसका
अच्छे से निरीक्षण हो पाए, पर वो स्पीकर चरण दास महंत ने कैंसिल रिजेक्ट कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट? किस इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट? तो ये जो है यूनिसेफ ने रिलीज किया है। तो ये ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट जो रिसेंटली रिलीज हुआ है यूनिसेफ के द्वारा, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो एब्सेंस होती है मॉनिटरिंग में ऑफ द वॉश रिलेटेड प्रोग्राम्स, तो वॉश जो वॉश करने के रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होती है, उसमें जो मॉनिटरिंग मतलब उन्हें जो देखा जाता है उसमें जो कमी होती है उससे रिलेटेड है। प्रोजेक्ट एंड पॉलिसीज आर द मेन ड्राइवर्स ऑफ द वाटर इनसिक्योरिटीज इन द वर्ल्ड्स वर्स्ट इम्पैक्ट कंट्रीज। तो ये सारे जो भी प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट है, पॉलिसीज है, ये सब मेन ड्राइवर्स होते हैं वाटर इनसिक्योरिटीज की, कि वाटर सही है या नहीं है। वर्ल्ड के वर्स्ट इम्पैक्ट कंट्रीज जो है, वर्ल्ड में वर्स्ट इम्पैक्ट डालते हैं कंट्रीज, वाटर इनसिक्योरिटीज अगर होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। Guti Pendakilu, Guti Pendikalu line, which was seen in the news, is a part of which railway link? तो जो गुटी पेंडल पेंडिकालू लाइन है, जो अभी हाल ही में, तो ये जो गुटी पेंडिकालू लाइन है वो अभी जो हाल ही में न्यूज में देखा गया है, तो ये किस रेलवे लाइन का जो है लिंक करता है, किस रेलवे लिंक का पार्ट है? तो ये है हैदराबाद बेंगलुरु रेलवे लिंक। The Indian government has sanctioned a project for doubling of Guti Pendikalu section of the Hyderabad Bengaluru railway link. तो इंडिया गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में सैंक्शन किया एक प्रोजेक्ट ताकि जो गुटी पेंडिकालू है सेक्शन, वो डबल किया जाए हैदराबाद बेंगलुरु रेलवे लिंक में। This section is a major link for trains operated between the northern and southern parts of India. The estimated cost of project is 352 crore. The Guti Pandakalu section is essential in the Guntakal division, which was frequent train traffic from Bengaluru to Hyderabad. तो इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 352 करोड़, और जो ये गुटी पेंडा कुल्लू है, ये काफी जरूरी है गुंटाकाल डिवीजन के लिए, ताकि क्योंकि वहां पे जो ट्रेन ट्रैफिक है वो जो है जो ट्रेन ट्रैफिक वो हमेशा वहां लगी रहती है बेंगलुरु से लेके हैदराबाद तक। तो उसको ट्रैफिक को कम करने के लिए ये अगर रेलवे लिंक में जोड़ा जाए तो काफी इजिली वो लोग जो है विदाउट ट्रैफिक वो लोग ट्रांसपोर्ट, मतलब कि ट्रेन से कहीं भी आ जा सकते हैं, ट्रैफिक में जो प्रॉब्लम दे रही है वो ट्रैफिक नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा? तो कौन से आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डील करती है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा? तो राज्यसभा और लोकसभा में जो भी एमपीज हैं, अगर वो कौन सा आर्टिकल है जो इनके डिस्क्वालिफिकेशन से डील करता है? तो आर्टिकल है 102। Article 102 deals with the disqualification of MPs from Lok Sabha and Rajya Sabha. It provides the list reasons behind the MP's disqualification. तो उनको उस पद से हटाने के लिए बहुत सारे reasons भी उस constitution में लिखे गए हैं। The notice issued by Lok Sabha Secretariat disqualifying Rahul Gandhi from MP position mentions Article 102(1)(e). तो राहुल गांधी को जो है लोकसभा ने इशू किया है नोटिस, ताकि वो डिस्क्वालीफाई किए जाएं एमपी पोजीशन से, जो कि मेंशन किया गया है आर्टिकल 102(1)(e) में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो इन दोनों के तहत राहुल गांधी को वहां से डिस्क्वालीफाई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री लॉन्च द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट AIM4C along विद द यूएस? तो कौन सी कंट्री जो है लॉन्च करेगी, कौन सी कंट्री लॉन्च करेगी, सॉरी लॉन्च कर चुकी है AIM4C अलॉन्ग विथ यूएस? यूएस के साथ कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है AIM4C? तो वो UAE है। एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट
was launched by the UAE and the US at Conference of Parties 26। तो ये दोनों ने मिलकर लॉन्च किया, यूएई और यूएस ने। और इंडिया रिसेंटली ज्वाइन दिस ग्रुपिंग इन 2023। तो 2023 में इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है हाल ही में। AIMC4 is a global partnership that aims to accelerate investment and support for climate smart agriculture and food system innovation। तो इसका गोल ये है कि ये ग्लोबली पार्टनरशिप करे, लोग मतलब कंट्री में पार्टनरशिप हो, और जो है इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हो, और जो भी एग्रीकल्चर हो स्मार्ट तरीके से हो, क्लाइमेट वगैरह जो चेंज हो रहा है वो सब टैकल किया जाए प्रॉब्लम्स, और फूड में जो फूड सिस्टम है उसमें थोड़ा बदलाव आए, थोड़ा इनोवेशन हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड बसावेश्वरा is a 12th century philosopher associated with which state? तो लॉर्ड बसवेश्वरा जो है 12th सेंचुरी के फिलोसफर रह चुके हैं, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो करते हैं कर्नाटका से। तो लॉर्ड बसवेश्वरा इज 12th century Indian statesman, poet, Lingayat, social reformer, and a philosopher in the Shiva focused Bhakti movement. Union Home Minister Amit Shah recently unveiled the statues of Lord Bhasveshwara and Nada Prabhu Kempogovada at the premises of Karnataka State Assembly in Bengaluru। तो उन्होंने अभी अमित शाह ने इनका स्टैचू जो है अनवील किया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सोस्टोमा धृति, a new species of catfish has been discovered in which state? तो एक्सोस्टोमा ड्रिस्टी ये नया स्पीसीज है कैटफिश का, जो डिस्कवर हुआ है किस स्टेट में? तो वो डिस्कवर हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। एक्सोस्टोमा दृष्टि इज अ न्यू डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ कैटफिश। तो कैटफिश का नया स्पीसीज है। इट वाज फाउंड बाय साइंटिस्ट ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत अरुणाचल प्रदेश में ये साइंटिस्ट के द्वारा ये पाया गया है। The new species has been named after Dhriti Banerjee, the first woman director of the ZSI। तो ये जो नाम पड़ा है धृति, ये जो है जो इंडिया की पहली डायरेक्टर हैं ZSI की, उनके ऊपर ये पड़ा है क्योंकि उनका नाम धृति है, तो उनके ऊपर ये स्पीसीज का नाम पड़ा है। एज अ मार्क ऑफ ऑनर फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू रिसर्च ऑन द फौना ऑफ द कंट्री। ताकि जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है फौना को रिसर्च करने में कंट्री में, तो ये उनके जो है कंट्रीब्यूशन को ऑनर मार्क करने के लिए उनके नाम पे ये फिश का नाम है, इस फिश स्पीसीज का नाम है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which union ministry launched the National Action Plan to combat desertification and land degradation through forestry interventions? तो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन थ्रू फॉरेस्ट्री इंटरवेंशंस? तो उन्होंने जो है नेशनल एक्शन प्लान निकाला है ताकि डिजर्टिफिकेशन जो होता है, मतलब कि जो लैंड डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है और लैंड डिग्रेड होता है, मतलब कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो रही है, उसमें से सॉइल जो है डिग्रेड हो रहा है, कम हो रहा है, थ्रू फॉरेस्ट्री इंटरवेनेशन। मतलब फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट लगाने के लिए वो कौन सी मिनिस्ट्री है लॉन्च करी है एक्शन प्लान? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, तो इनका नाम है भूपेंद्र यादव, इनॉग्रेटेड द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो ये जो है कि एक इनॉग्रेट किए हैं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जो कि इन्वॉल्व करता है ग्रीनिंग ऑफ 5 किलोमीटर बफर एरिया अराउंड द अरावली हिल रेंज इन 4 स्टेट्स। तो कि जो इसमें जो है 5 किलोमीटर जितने भी एरिया हैं वो ग्रीन करने की इनकी जो है एम है अरावली हिल के आसपास, जो कि 4 स्टेट है अरावली हिल के रेंज में, वो सारी जो है जगहों को वो ग्रीन करेंगे। At the event, he unveiled the action plan to combat desertification and land degradation through forestry interventions। तो जो है इसे जो है इसके लिए उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान निकाला है जो कि कॉम्बैट करेगा डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन के जरिए। मतलब वो वहां पे फॉरेस्ट जो है लगाएंगे।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। रशिया हैज प्लान टू स्टेट इस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इन विच कंट्री? तो रशिया ने प्लान किया है कि वो लगाएगी अपनी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन किस कंट्री में? तो वो करेगी बेलारूस कंट्री में। तो द टैक्टिकल और नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स आर स्मॉल एक्सप्लोजिव्स दैट आर यूज्ड टू अचीव स्पेशल टैक्टिकल गेन्स ऑन द बैटलफील्ड इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग लार्ज सिटीज एंड कॉजिंग वाइडस्प्रेड devastation. Russia is planning to station its tactical nuclear weapons in Belarus. तो बेलारूस में वो शायद वेपन को डेवलप करेगी, जो कि एक नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन होगी, जो बहुत ही छोटी होगी। और वो जो है लार्ज सिटीज को डिस्ट्रॉय करने के बजाय वो कम थोड़ा मतलब कि डिस्ट्रॉय करेगी। और वाइड स्प्रे नहीं मतलब कि जितनी बड़ी संख्या में जो प्रॉब्लम होती थी वो बड़ी संख्या में नहीं होगी। सिर्फ वो लोग टैक्टिकल गेन्स को अचीव करने के लिए बैटल फील्ड में, मतलब जितने भी बैटल फील्ड में लोग रहेंगे उन्हें सिर्फ टारगेट करने के लिए ये छोटा सा न्यूक्लियर वेपन डिजाइन किया जा रहा है बेलारूस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट यूटी होस्टेड द फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल? कौन से स्टेट ने फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल इंडिया में होस्ट करने का सोचा है? तो वो है न्यू दिल्ली। फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है वो इसे होस्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। The event showcased 11 films from 9 countries to showcase the consequences of climate change in urban life. तो अर्बन एरिया में जितने भी क्लाइमेट चेंज होते हैं वो किन किन वजहों से होते हैं, इसकी इसको मतलब प्रदर्शित करने के लिए, इसको दिखाने के लिए वो 11 फिल्म दिखाएंगे अलग अलग 9 कंट्रीज से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया साइंड MOU with which country on semiconductor supply chain and innovation of partnership? तो इंडिया ने साइन किया है एक MOU किस कंट्री के साथ सेमीकंडक्टर के ऊपर, सप्लाई चेन जो है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। इनोवेशन जो पार्टनरशिप है उसमें जो है इन दोनों के साथ इन दोनों के लिए जो है किस कंट्री से जो है इंडिया ने MOU साइन करवाया, तो वो है यूएसए। इंडिया एंड यूएस साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप ड्यूरिंग द कमर्शियल डायलॉग 2023। तो जो कमर्शियल डायलॉग 2023 हेल्ड हुआ था उसमें जो है इन्होंने मेमोरेंडम साइन किया सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनोवेशन पार्टनरशिप के ऊपर। The MOU seeks to establish a collaborative mechanism between two governments on semiconductor supply chain resiliency, resiliency and diversification in view of the US Chips and Science Act and India's semiconductor mission. तो MOU जो है इसमें जो है कि कोलाबरेट करेंगी, साथ में ये लोग मैकेनिज्म बनाएगी दो गवर्नमेंट ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। तो सेमीकंडक्टर के ऊपर ये दोनों साथ में काम करेंगे। और जो भी मतलब कि इसमें हेल्प देगा यूएस चिप्स एंड साइंस एक्ट और जो कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये दोनों मिलके इसमें वर्क करेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द QS World University Rankings 2023, which is the most represented country in Asia? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के तहत 2023 के तहत कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करती है एशिया को? तो उसके तहत चाइना जो है एशिया को सबसे ज्यादा जो है रिप्रेजेंटेड कंट्री माना जा रहा है। As many as 44 programs offered by Indian higher education institutions in different disciplines have figured in the top 100 globally, according to QS World University Rankings by Subject 2023. India is the second most represented country in Asia for the number of ranked university 66 after China mainland 99। तो यूनिवर्सिटी के मामले में जो है चाइना ने टॉप किया है, पर सेकंड इंडिया ने किया है, क्योंकि 44 प्रोग्राम जो है ऑफर किया जाता है इंडिया में हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के तहत। और उसमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स रहती है, मतलब डिफरेंट बेसिस पे आप जो है डिग्री ले सकते हैं। और जो है कि इंडिया जो है उसके पास 66 जो है नंबर ऑफ रैंक यूनिवर्सिटीज हैं। और वहीं चाइना मेनलैंड में 99 यूनिवर्सिटीज जो हैं रैंक्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग अर्थ आवर 2023 विच इंडियन स्टेट
UT save 279 MW ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अर्थ हावर 2023 के दौरान कौन सी इंडियन स्टेट ने सेव किया है 279 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो वो सेव किया है न्यू दिल्ली ने। अर्थ आवर इज एनुअल ग्लोबल इवेंट विच सीक्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द challenges of climate crisis and promote energy conservation। तो ये जो अर्थ आवर है ये ग्लोबली एक एनुअल मतलब कि साल में एक बार होता है, ग्लोबल इवेंट होता है जो कि सीख जो कि देखता है लोगों में अवेयरनेस फैलाता है ताकि जो भी चैलेंजेस हो रही है क्लाइमेट चेंज में वो सब वो लोग टैकल कर पाए, और वो प्रमोट करते हैं कि आप एनर्जी कंजर्व करें मतलब सेव करें। ड्यूरिंग दिस ओकेजन दिल्ली सेव 279 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इस ओकेजन के दौरान दिल्ली ने इतने जो है मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सेव किया है। Earth Hour is one of the world's largest grassroots movement of the environment for the environment, and for the 70th year in row, millions of people have celebrated Earth Hour। तो जो अर्थ आवर है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रास रूट्स मूवमेंट में से एक है। जो इन्वायरमेंट के लिए मूवमेंट चल रही है उसमें से एक है, और ये 70th ईयर इन अ रो मतलब कि जो कि मिलियंस ऑफ पीपल जो है सेलिब्रेट करते हैं अर्थ आवर। तो ये 70th ईयर इन अ जो है मूवमेंट में एक ये भी शामिल है वर्ल्ड लार्जेस्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, सॉरी ये क्वेश्चन छूट गया है पर अभी वो कर लेते हैं फिर ये करते हैं। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे कब सेलिब्रेट होता है? तो वो सेलिब्रेट होता है 28 मार्च को। द फर्स्ट एवर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 28 2023। तो जो पहली जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे मनाई जाती है वो 28 मार्च को मनाई जाती है। इंडिया वाज द फ्लैग बियरर दिस ईयर टू प्रमोट एंड promulgate यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस फॉर डिजिटल इंक्लूजन। तो ये इंडिया जो है इसे मार्क करती है ताकि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस को प्रमोट किया जाए डिजिटल एरा में। और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया नेक्सी अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी successfully organized the event on Universal Acceptance Day to drive our efforts for an inclusive and multilingual internet in India। तो ये उन लोगों के एफर्ट्स को जो इंटरनेट में जो इंटरनेट को लाए और मल्टीलिंगुअल हैं इंटरनेट, जो मल्टीलिंगुअल इंटरनेट इंडिया में है उस एफर्ट्स को वो मनाने के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था इवेंट ऑन यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। ओके, Which Indian armed force launches the Operation Sadbhavan in Jammu and Kashmir? तो कौन से इंडियन आर्म फोर्स ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सद्भवन इन जम्मू एंड कश्मीर? तो इंडियन आर्मी ने किया था वो। तो ऑपरेशन सद्भवन मतलब गुडविल was launched by the Indian Army in Jammu and Kashmir. Under this operation, a veterinary camp was organized recently at Dabbar near Dhabra village। तो ढाबरा विलेज के पास जो डब्बर है वहां हाल ही में एक veterinary camp organized किया गया। It is a unique human initiative undertaken by Indian Army to address aspirations of people affected by terrorism। तो ये एक अलग ही इनिशिएटिव है, बहुत ही अनोखा इनिशिएटिव है क्योंकि इंडियन आर्मी ने उठाया है कि उन लोगों को देखें, उन लोगों को एक्सपायर करे, वो लोगों को जो अफेक्ट हुए हैं टेररिज्म के से, जो टेररिज्म के वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं उन लोगों को वो जो है एक तरह से मोटिवेट करें और उनकी सहायता करने के लिए वो लोग यहाँ पे कैंप लगाए हैं डाबरा विलेज के पास। लास्ट क्वेश्चन, which subtype of the influenza A virus is also known as acuna, acu, acu, equine influenza virus? एक सेकेंड, वेट। ओके, तो which subtype of the influenza A virus is also known as equine influenza virus? तो जो सब टाइप है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का वो अभी कहलाता है इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ये किसका सब टाइप है? तो ये है CH3N8 का।
H3N8 is a subtype of influenza A virus। तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ये सब टाइप है। इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस। इसे इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो चाइना ने रिपोर्ट किया इसका फर्स्ट H3N8 बर्ड फ्लू ऑफ 2023। तो इन्होंने पहली जो है सैंपल पाया है। एंड दिस इज द थर्ड टाइम दैट द वायरस हैज बीन डिस्कवर्ड इन द कंट्री। तो ये तीसरी बार है कि चाइना में ये जो है डिजीज और वायरस जो है पाया गया है। Although a previous strain caused the 1889 pandemic। जो पहला जो है पिछली जो भी पाई गई थी, तो उसमें जो है 1889 का पैंडेमिक जो है कॉज किया था, मतलब हुआ था। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। और ये मार्च का जो है सेकेंड लेक्चर था, तो 50 क्वेश्चंस उसके कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी हेल्प आपको द सिलेक्शन क्लास की तरफ से चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करें और हमें बताएं। थैंक यू।